हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 21वां क्लास किए थे। सभी क्लासेस में आप सभी को स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को कराया जा रहा है। यह क्लास टोटली आरआरबी एएलपी पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी एएलपी का एग्जाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी डेली क्लासेस होती हैं वह आप तक मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, यह भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। आरआरबी एएलपी में न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न साइंस न्यूमेरिकल का रहता ही रहता है। इसलिए आप सभी को हम न्यूमेरिकल भी कराते जा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए इसको कैसे डिराइव करेंगे पहले हम लोग जानते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग तो जानते ही होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला के ऊपर हम लोग इसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ पर कितना दिया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ ये हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे जो होता है अपवर्तनांक कितना दिया है तो 1.5, तो 1.5 अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग जब काटेंगे 1.5 × 2 जा कितना होगा 3, डेढ़ से डेढ़ का डबल कितना होता है 3, तो डेढ़ से 1.5 से 3 2 टाइम्स में जाएगा। तो इसका क्या बच गया, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह देखिए एग्जाम में आप लोग ऐसे ही फाइंड कीजिएगा, 5 सेकेंड लगेंगे इस न्यूमेरिकल को करने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है। क्या प्रयोग करता है, वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव लेता है और उसमें से विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है। ठीक है, और परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी ऑक्टेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। देखिए अभी जो एग्जाम का जो पैटर्न है पहले से काफी चेंज हो गया है। तो इस तरह की क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज है ये सब आपको दिखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए इसलिए ये सब जो जितना भी स्टैंडर्ड है ये सब आप लोग को वही हूबहू फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो देखिए विद्युत धारा की चालन की जांच के लिए रवि द्वारा किए गए प्रयोग में, क्या प्रयोग में, तो विभिन्न जलीय जो विलयन है यानी द्रव है इससे विद्युत अपघटन से, ठीक है, विद्युत प्रवाहित होगा तो विद्युत अपघटन से विद्युत धारा प्रवाहित करने का प्रयास द्वारा बल्ब जलता है। तो विद्युत अपघटन करने के बाद क्या होगा, बल्ब से अगर जोड़ा गया है परिपथ को तो बल्ब जलेगा। तो लेकिन क्या होना चाहिए, लेकिन ऑक्टेन से विद्युत बल्ब नहीं जलता है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन डी ऑक्टेन जो है, ऑक्टेन से विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बल्ब नहीं जलेगा पूछा है तो ऑक्टेन से नहीं जलेगा। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड का अगर द्रव लेता है तो इससे जल जाएगा, कॉपर सल्फेट से भी जल जाएगा और सोडियम क्लोराइड से भी जल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विद्युत अपघटन इसमें सुचारू भाव से होता है। देखिए ऑक्टेन जो है ये कार्बनिक यौगिक है। ऑक्टेन क्या है, तो कार्बनिक यौगिक है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड जो है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट,
ठीक है, और सोडियम क्लोराइड यह आयनिक यौगिक है, H++ यौगिक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह आयनों में टूट जाता है और विद्युत प्रवाह में सहायक होता है, ये तीनों। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड से क्या होगा, तो विद्युत प्रवाहित हो जाएगा, लेकिन ऑक्टेन से नहीं होगा, क्योंकि ऑक्टेन एक कार्बनिक यौगिक है, इससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑटोसोम्स की जोड़ी होती हैं, कितनी जोड़ी होती हैं? 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 2। तो कितने पेयर्स में, यानी जोड़ी में पूछा है यहाँ पर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कितने जोड़ी में यानी पेयर्स में पूछा है। देखिए मनुष्य में, ह्यूमन बींग्स में 22 ऑटोसोम्स की जोड़ी होती है, कितनी? तो 22। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑटोसोम की जोड़ी होती है। देखिए 22 जोड़ी यानी 44, 22 ये हो गया पेयर में आपका, किस में हो गया ये? तो ये हो जाएगा आपका पेयर में, ठीक है। और ऐसे लेग होगा तो कितना होगा? तो 44। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये पुरुष और महिलाओं में समान अपने अपने जोड़ीदार के होमोगलस के होते हैं, यानी समजात होते हैं। इन्हें दैहिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम्स कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं, ये 44 क्रोमोसोम को, ठीक है। लेकिन जो अंतिम 23वां जो जोड़ा है, ये 22वां हो गया, 22 जोड़ा, और 23वां जो अंतिम जोड़ा है, यह गुणसूत्र महिला तथा पुरुषों में भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसे हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं, यानी सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। कौन सा क्रोमोजोम? तो सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, ठीक है। जो एक जोड़ी पाया जाता है, 23वां जो जोड़ी होता है, ठीक है। इन्हें हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स भी कहते हैं, किसको? तो सेक्स क्रोमोजोम को, ठीक है। देखिए महिलाओं में गुणसूत्र का जो प्रारूप होता है, यानी फीमेल में क्या होता है? तो 44 ये क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, प्लस क्या उनमें होते हैं? सेक्स क्रोमोजोम 2 पाए जाते हैं, एक्स, ठीक है, ये महिलाओं में। और मेल में क्या होते हैं? तो मेल में भी 44 ऑटोसोम्स प्लस उनमें सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है? एक्स और वाई, ठीक है। ये पुरुषों में हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आप लोग जितने इस क्रोमोजोम से रिलेटेड ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोजोम्स, यानी उसे क्या कहते हैं? हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम को। इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आए आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए पंखुड़ी एवं वर्तिका, ऑप्शन बी परागकोश एवं बाह्यदल, ऑप्शन सी बाह्यदल एवं पुंकेसर, ऑप्शन डी पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए आप लोग जब कमेंट नहीं कीजिएगा, आप लोग तो पहली बात कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जब तक नहीं कीजिएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग कितने सवालों का जवाब सही सही दे रहे हैं। इसलिए कमेंट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए पुष्प के जो क्या होते हैं जनन कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? तो पुष्प के पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर, ठीक है, इसमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये पुंकेसर यानी मेल है और स्त्रीकेसर फीमेल पार्ट है, ये जनन कोशिकाओं का, ठीक है। तो पुष्प का मुख्य कार्य लिंगीय प्रजनन द्वारा फल तथा उसे अंदर बीज का निर्माण करना होता है, ठीक है। जो लिंगीय प्रजनन होता है, जनन कोशिकाएं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रजनन द्वारा फल तथा उसे अंदर बीज का निर्माण करना, ठीक है। और पुष्पों में सर्वप्रथम परागण होता है, ठीक है। इतना आप लोग जान गए। तो पुष्प के पुंकेसर और स्त्रीकेसर ये जनन भागों में जनन कोशिकाएं पाई जाती है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 मेगा एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध ओम में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करना? प्रतिरोध ओम में। तो इसका देखिए ये भी न्यूमेरिकल आ गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत आपको देखने को मिलेंगे आगे भी एग्जाम में भी एग्जैक्ट सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल आने वाला है, ठीक है। तो देखिए चालक का जो प्रतिरोध होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे। देखिए चालक का प्रतिरोध यानी R =V/I, ठीक है। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। R यानी रेसिस्टेंस,
V यानी विभवांतर और I इक्वल टू क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। तो इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, चलिए देखिए, इसमें वोल्ट कितना दिया है, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्ट बटा एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे वोल्ट कितना दिया, 5 वोल्ट, तो ऊपर हम लोग 5 वोल्ट लिख दिए, ठीक है। नीचे कितना है, तो 2.5 एम्पियर का यहाँ पर दिया गया है। I धारा कितना है, 2.5 एम्पियर। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फिर देखिए ऊपर है 5 और नीचे है 2.5। देखिए यहाँ पर MA यानी जो एम्पियर है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 10 का पावर -3, ठीक है। तो इसको हम लोग, चलिए इसको काटिए, 2.5 से 5 कितने टाइम्स में जाएगा, तो 2 टाइम्स में जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 इंटू 10 का पावर, नीचे से ये नीचे -3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो 2 का क्यू 10 का क्यू, तो कितना आंसर होगा बताइए आप लोग जल्दी। तो इसका हो जाएगा 1000 इंटू 2000। 2000 क्या होगा इसका, तो 2000 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 2000 ओम। इस तरह से हम लोग डिराइव करेंगे। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, रेसिस्टेंस यानी चालक का प्रतिरोध जो होता है V बाई आई होता है, ठीक है। V फॉर विभवांतर, I फॉर जो इसमें धारा है, ठीक है, विद्युत धारा। डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चीज यानी जो पनीर होता है, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी शराब, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक दवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। शराब जब बनाया जाता है उसमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है। जब स्टार्च में उपस्थित ग्लूकोज सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जैसे ईस्ट सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित होता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहलाता है। इसी विधि से क्या होता है, शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इतना आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के परिदृश्य में मनुष्यों की अभिवृद्धि में हुए कुछ परिवर्तन ने और जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है। ऑप्शन ए जूट के थैलों का उपयोग, ऑप्शन बी जीवन शैली में सुधार, ऑप्शन सी यूज एंड थ्रो अभिवृद्धि, ऑप्शन डी पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए आज के परिदृश्य में मनुष्यों की अभिवृद्धि जो हुई है, इसमें परिवर्तन जैसे जैसे क्या हुआ है, जूट के थैलों का उपयोग करना, ये अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है। पहले जो प्लास्टिक का जो थैला जो यूज होता था उससे क्या हुआ, तो जूट के थैलों से का उपयोग करने से थोड़ा क्या होगा, कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक कम करने का सहायता यानी प्रयास किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जूट के थैलों का उपयोग करके मनुष्यों की अभिवृद्धि में हुए परिवर्तन ने जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है। तो अजैव जो निम्नकरणीय पदार्थ है ये सामान्यतः मानव निर्मित या संश्लेषित यौगिक होते हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने होते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम क्रमशः डैश से शुरू होते हैं और डैश पर समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन ए मैग्नीशियम और कैल्शियम, ऑप्शन बी हीलियम आर्गन, ऑप्शन सी लिथियम सोडियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और थोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए न्यूलैंड के जो अष्टक नियम है क्रमशः हाइड्रोजन से शुरू होते हैं और थोडियम जो होता है इस पर समाप्त हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है ये हाइड्रोजन से शुरू होते हैं और थोडियम पे, ठीक है, समाप्त होते हैं। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा और न्यूलैंड के बारे में जान लेते हैं। न्यूलैंड ने अपने समय तक के ज्ञात तत्व, कितने ज्ञात तत्व थे उस समय के, तो 56 जो तत्व थे, इतने उस समय के ज्ञात तत्व थे। उनको इन जो 56 जो तत्वों को 8 तत्वों की श्रेणी में भारतीय संगीत जो है सा रे गा मा पा धा नि सा,
इस संगीत के अष्टक की भांति व्यवस्थित किया, जिसमें प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान था। तो इतनी बात आप लोग को न्यूलैंड के बारे में पता होना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, देखिए न्यूलैंड का ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अष्टक नियम जो है, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम दिया था, शुरुआत तो बोल दिया हाइड्रोजन और थोरियम पे खत्म होता है, शुरुआत हाइड्रोजन से और खत्म होता है थोरियम पर, लेकिन इसका जो अष्टक नियम है ये कहाँ तक लागू होता था, कहाँ तक पालन होता था? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक? कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। ठीक है, कहाँ तक? तो कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, चलिए इतना आप लोग को बात जाननी चाहिए न्यूलैंड्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फेनोप्थलीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए की होने की सर्वाधिक संभावना क्या है? ऑप्शन ए Ag यानी चांदी, ऑप्शन बी Mg मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सल्फर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोप्थलीन के विलयन को क्या कर देता है? तो गुलाबी कर देता है। तो तत्व ए को मैग्नीशियम होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम जो है यह जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए थोड़ा सा अभिक्रिया को हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम, ठीक है, इसके साथ हम अगर जल का अभिक्रिया कराएं H2O को, ठीक है, तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ये क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये इतना आप लोग को पता होना चाहिए। ये जो अभिक्रिया जो मैंने कराया, सेम तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है। ये मैग्नीशियम है, जल के साथ ये अभिक्रिया करके एक तत्व बनाया जो क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फिनोप्थलीन के विलयन को क्या कर देता है? तो गुलाबी कर देता है। तो ए जो तत्व है होने की सर्वाधिक संभावना क्या है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। देखिए क्षार या क्षारक फिनोप्थलीन को क्या कर देता है? तो गुलाबी कर देता है। ये आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन भी है। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन ए चालक की लंबाई, ऑप्शन बी चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी चालक का तापमान, ऑप्शन डी चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार ये आ चुका है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है या नहीं करता है। यही दो घुमा घुमा कर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है। तो पहला जो है वो होता है तापमान पर। तापमान पर क्या होता है? निर्भर करता है। तो पहला हो गया तापमान, इस पे निर्भर करेगा। दूसरा हो जाएगा लंबाई पर, किस पर? तो लंबाई पर भी निर्भर करता है। तीसरा हो गया क्षेत्रफल, किस पर? तो क्षेत्रफल पर क्या होगा? निर्भर करेगा। तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर, इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किसी भी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोधों को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो किसी चालक के प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और ये प्रतिरोध किसके पर निर्भर करता है? तो तापमान पर, लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। इतनी बात आप लोग को जाननी ही चाहिए। और प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू V/I, वोल्ट बटा एम्पियर। इसी को हम लोग ओम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। अगर आप क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि आप टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मन लगाकर पढ़ाई करें, सामने ही एग्जाम आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।